नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन अक्सर हम उस पे ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर मिट्टी को सिर्फ धूल या कचरा समझ लिया जाता है, पर सच तो ये है कि मिट्टी एक बेहद डायनामिक और जीवित सिस्टम है। जरा सोचिए, मिट्टी की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर गहरी परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए भारत की मिट्टी की माइक्रोस्कोपिक संरचना से लेकर उसके मैक्रो भूगोल तक की पूरी डिटेल एकदम गहराई से समझते हैं, ताकि एग्जाम्स में कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे द रेसिपी फॉर सॉइल, उसके बाद द सॉइल होराइजन्स, फिर इंडियाज मेजर सॉइल टाइप्स। चौथे पॉइंट में अलूवियल यानी रिवर प्लेन्स को कवर करेंगे, उसके बाद ब्लैक सॉइल यानी डेक्कन ट्रैप, और आखिर में रेड, येलो एंड बियॉन्ड। ये पूरा सिलेबस बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द रेसिपी फॉर सॉइल। आखिर मिट्टी बनती कैसे है? एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मिट्टी सिर्फ टूटे हुए पत्थर हैं। एक्चुअली ये रॉक डेब्रीज और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक बहुत ही वाइटल मिश्रण है जो धरती की सतह पर डेवलप होता है। इस रेसिपी के 4 मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं: मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, पानी और हवा। और एक बात याद रखने वाली है कि ये धरती का सबसे ज़रूरी रिन्यूएबल रिसोर्स है जो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मिट्टी बनती किस तरह है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 फैक्टर्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। रिलीफ यानी भूभाग, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम। ये पांचों फैक्टर्स लाखों सालों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर मिट्टी की आयु, उसका टेक्सचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तय होती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द सॉइल होराइजन्स एक्सप्लेन्ड। अब इंग्रेडिएंट्स से निकलकर मिट्टी के स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। अगर हम जमीन के नीचे एक वर्टिकल कट लगाएं तो जो क्रॉस सेक्शन दिखता है उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ये बिल्कुल एक लेयर केक जैसा दिखता है और परीक्षा के लिए ये बेहद हाई यील्ड टॉपिक है। सबसे ऊपर ऑर्गेनिक टॉप सॉइल होती है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आखिर में ठोस बेडरॉक तक पहुंच जाते हैं। इन लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप याद रखने की ट्रिक समझते हैं। सबसे ऊपर ओ और ए होराइजन्स हैं, जहां ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर का भंडार होता है। उसके ठीक नीचे है ई होराइजन। ई से याद रखिए इलुविएशन यानी रिमूवल। यहाँ से मिनरल्स पानी के साथ बहकर और नीचे चले जाते हैं। फिर आता है बी होराइजन, जहाँ ये सारे बहकर आए हुए मिनरल्स जमा हो जाते हैं, जिसे इल्लुविएशन कहते हैं। दोनों शब्दों का कॉन्ट्रास्ट दिमाग में बिठा लीजिए। और लास्ट में सी और आर होराइजन्स आते हैं, जो लूज मटेरियल और सॉलिड बेडरॉक हैं। चलिए तीसरे भाग पर आते हैं, इंडियाज मेजर सॉइल टाइप्स। अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल व्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस भौगोलिक नक्शे को अपने दिमाग का मेमोरी पैलेस बना लीजिए। रट्टा मारने से बेहतर है ये विजुलाइज करना कि कौन सी मिट्टी देश के किस हिस्से में डोमिनेंटली मिलती है। नक्शे को दिमाग में रखने से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि उत्तरी मैदानों से लेकर दक्षिणी पठार तक मिट्टी का पैटर्न कैसे बदलता है। फैक्ट्स पर ध्यान दें तो 1963 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को इन 8 प्रमुख वर्गों में क्लासिफाई किया था: अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, एरिड, सलाइन, पीटी और फॉरेस्ट एंड माउंटेन। पर हमारा मेन फोकस उन बिग 3 पर होगा जो सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरते हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। शुरू करते हैं बिग 3 में से सबसे पहले वर्ग से। चौथा सेक्शन, अलूवियल सॉइल्स, द रिवर प्लेन्स। ये 40% का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% यानी करीब 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का बड़ा हिस्सा सिर्फ अलूवियल यानी जलोढ़ मिट्टी से ढका है। ये मिट्टी वहां पर नहीं बनती, बल्कि गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों के नेटवर्क द्वारा बहाकर लाई और डिपॉजिट की जाती है। एग्जाम के नजरिए से ये कंपैरिजन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खादर वर्सेस भांगर। इसे ऐसे याद रखिए, खादर बिल्कुल नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें फाइन सिल्स होते हैं और ये बेहद उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ भांगर पुरानी मिट्टी है, इसमें कैल्शियम वाले कंकड़ पाए जाते हैं और ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। दोनों का डाइकोटमी क्लियर होना चाहिए। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो अलूवियल सॉइल को एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस कह सकते हैं। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भरपूर मात्रा में होता है। यही मेन वजह है कि गन्ना, धान और गेहूं के इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए ये आइडियल है।
जो इन क्षेत्रों को इतना घनी आबादी वाला बनाती है। अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, ब्लैक सॉइल, द डेक्कन ट्रैप। दूसरा बड़ा कैटेगरी। There occurs a kind of self-plowing. ये लाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑल टाइम फेवरेट है। होता क्या है कि काली मिट्टी बहुत ही क्लेई होती है। जब गीली होती है तो एकदम फूलकर चिपचिपी हो जाती है, पर जैसे ही ड्राई सीजन आता है ये सिकुड़ जाती है और इसमें बहुत चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों के जरिए हवा डीप अंदर तक जाती है। इसी नेचुरल प्रोसेस को सेल्फ प्लाउइंग कहते हैं। इसकी केमिस्ट्री को याद करने के लिए एक बाइनरी फ्रेमवर्क बेस्ट है, क्या प्रेजेंट है और क्या गायब है। ये मिट्टी लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना और पोटैश में बेहद रिच होती है। पर याद रखने वाली बात यह है कि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की सख्त कमी होती है। इसे केमिस्ट्री के डायरेक्ट फैक्ट्स की तरह दिमाग में सेट कर लीजिए। इस ब्लैक सॉइल का एक और बड़ा फेमस नाम है रेग्यूर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कपास की खेती के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। वॉल्केनिक रॉक्स या बेसाल्ट से बनी ये मिट्टी डीप ब्लैक से लेकर ग्रे रंग की होती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, रेड, येलो एंड बियॉन्ड। देखते हैं दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में क्या है। ये बिग 3 का आखिरी बड़ा हिस्सा है। रेड सॉइल प्रोफाइल का रेडिश ब्राउन टेक्सचर बहुत स्ट्राइकिंग होता है। दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इसका ये रंग क्यों है। जवाब सीधा सा है, आयरन। इस मिट्टी में क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आयरन पार्टिकल्स का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी इसमें पानी मिल जाता है, तब यही मिट्टी पीली यानी येलो नजर आती है। इसका ओरिजिन हमेशा ब्लैक सॉइल के साथ कंट्रास्ट करके याद रखिए। ब्लैक सॉइल जहां बसाल्ट या लावा से बनती है, वहीं रेड सॉइल्स कम बारिश वाले इलाकों में क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट्स और ग्नीज के टूटने और वेदरिंग से तैयार होती हैं। ये कंट्रास्ट फैक्ट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। इन मुख्य टाइप्स के अलावा भी 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से अक्सर सवाल बनते हैं। एक है तेराई सॉइल, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा और फॉस्फेट कम होता है, जो इसे गेहूं और जूट के लिए परफेक्ट बनाता है। दूसरा है फॉरेस्ट सॉइल, जो थोड़ी ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलती है। ये डार्क ब्राउन होती है, इसमें ह्यूमस काफी ज्यादा होता है, लेकिन एसिडिटी भी होती है, इसीलिए टी और कॉफी प्लांटेशंस के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं। और आखिर में आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर, कंक्लूजन। पूरे विश्लेषण को समेटना जरूरी है। पूरे एनालिसिस में एक बात तो साफ है, मिट्टी कोई बेजान रिसोर्स नहीं, बल्कि एक जीवित फ्रेजाइल ऑर्गेनिज्म है, जो डेवलप भी होता है और डिग्रेड भी। तो इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। जैसे जैसे मिट्टी लगातार डिग्रेड हो रही है, इन अलग अलग सॉइल प्रोफाइल्स का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का भविष्य कैसे तय करेगा। अगर इसे वक्त रहते प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हमारे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पर इसके बहुत ही भयंकर सिस्टम वाइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस जटिल कॉन्सेप्ट को आसान और मेमोरेबल बनाया होगा। नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।